हेलो एवरीवन। यहाँ बात करते हैं आज हम सीबीएसई बोर्ड 2023 के पेपर्स की, जिसमें आज हम इसमें बात करेंगे केमिस्ट्री के पेपर की कि केमिस्ट्री के पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और उनका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ हम देखेंगे केमिस्ट्री के पेपर के सॉल्यूशन को, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम कि जो 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो कौन कौन से चैप्टर से और कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि 4 मार्क्स के अंदर आए थे, मतलब टोटल 4 नंबर के 3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। केमिकल काइनेटिक्स से 4 क्वेश्चंस थे जो कि टोटल 7 नंबर में पूछे गए थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 5 क्वेश्चंस 12 मार्क्स में, एफ ब्लॉक से 3 क्वेश्चन 7 मार्क्स में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 4 क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछे गए। हेलो एल्केन हेलो एरीन से भी 4 क्वेश्चंस आए थे जो कि 6 मार्क्स में पूछे गए थे टोटल। अल्कोहल फिनॉल ईथर से एक ही क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से 4 क्वेश्चंस पूछे थे और जो कि टोटल 8 मार्क्स के अंदर पूछा हुआ था। अमाइंस 4 क्वेश्चंस 10 मार्क्स में एंड बायोमोलिक्यूल से 3 क्वेश्चन 7 मार्क्स में। तो ये है टोटल 35 क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन एंड 70 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कि किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस एंड कितने मार्क्स के पूछे गए थे। नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की कि क्वेश्चंस के सॉल्यूशन क्या क्या रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The conversion of an alkyl halide into an alkene by alcoholic KOH is classified as, बोला है कि alkyl halide है CX कोई सा जिसको हमें एल्कीन में कन्वर्ट करना है। तो एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए आप एल्काइल हैलाइड ले लीजिए CH3CH2X, इसे आपको एल्कीन में कन्वर्ट करना है। तो ये एल्कीन बन गया है। जो रिएक्शन हो रही है अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हो रही है, तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, बेसिकली इसके अंदर एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन निकल करके यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, एलिमिनेट हो रहा है। एलिमिनेट क्या हो रहा है, तो एक हाइड्रोजन हो रहा है और एक हेलोजन हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी फॉर किसी का निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन हेलोजन का निकलना, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है आपको। आयरन का कॉम्प्लेक्स गिवन है FeCO5। CO जो होता है एक न्यूट्रल लिगेंड है, कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड होता है जिस पर चार्ज 0 होता है। अगर इस पर चार्ज 0 है, हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो X + 0 = 0, इसका मतलब X = 0। आयरन के ऊपर चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अमंग द फॉलोइंग विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। आपको 4 ऑप्शन गिवन है और पूछा गया है कि कौन अच्छा बेस होगा। तो बेस होने के लिए उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, मतलब जो लोन पेयर्स को डोनेट कर दे वो अच्छा बेस होगा। जो लोन पेयर को डोनेट कर दे वो अच्छा बेस होगा। तो यहाँ हम देखते हैं लोन पेयर को कौन डोनेट कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर एनिलिन है जिसके अंदर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बट इसके लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं। यहाँ हो रहा है रेजोनेंस, रेजोनेंस होने की वजह से ये अपने लोन पेयर्स को डोनेट नहीं कर सकता। सेम बी एंड डी के अंदर भी नाइट्रोजन के लोन पेयर्स जो है वो बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं, तो ये अपने लोन पेयर्स को डोनेट नहीं कर सकते हैं। बट ऑप्शन सी के अंदर बीच में CH2 ग्रुप आ गया है, यहाँ किसी भी टाइप का रेजोनेंस नहीं है। अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो वो अपने लोन पेयर्स को किसी और को डोनेट कर सकता है, ये अपने लोन पेयर किसी और को डोनेट कर सकता है। अगर लोन पेयर डोनेट करेगा इसका मतलब ये अच्छा बेस हो गया है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, ऑप्शन सी बेंजाइल अमीन। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ
LNR वर्सेस टाइम फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए LNR और T के बीच में प्लॉट बनाना है। देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट क्या होती है। तो रेट इज इक्वल्स टू के R की कंसंट्रेशन की पावर 1, क्योंकि 1 इसलिए आया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसको लिखा जा सकता है dR/dt, बट किस में, माइनस में, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, तो माइनस dR/dt इज इक्वल्स टू के इंटू आर। आर को नीचे ले चली जाइए, डी को इधर ले जाते हैं, तो dR अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल्स टू माइनस के dt। दोनों साइड में इंटीग्रेशन करते हैं कि कंसंट्रेशन R0 से R तक, जब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 था, से t इज इक्वल्स टू t तक। तो 1 अपॉन R की कंसंट्रेशन dr का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है ln R। अब यहाँ पे क्योंकि लिमिट से R0 से R तक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ln R माइनस ln R0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू माइनस के, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, अगेन अपर लिमिट t माइनस 0 इज इक्वल्स टू t। इसको इधर ले जाएं अगर, तो ln R इज इक्वल्स टू ln R0 माइनस KT। लगाइए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। y बता रहा है y एक्सिस पर, आपके पास y एक्सिस पर है ln R है y एक्सिस पर, और टाइम के बीच में प्लॉट करना है, तो t है आपका x एक्सिस हो गया है t। आपको बताना है स्लोप क्या होगा। यहाँ m बताता है किसको, स्लोप को, m बताता है स्लोप को, तो m कितना है, m को रिप्लेस किया है माइनस के ने, तो यहाँ पर m हो गया है माइनस के, मतलब इसका स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस के। और ये क्या है, ये है इंटरसेप्ट, जो कि है ln R0 हो गया है इंटरसेप्ट, एंड स्लोप हो गया है माइनस के। आपको पूछा गया है स्लोप क्या होगा, तो स्लोप इज माइनस के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एन अल्फा हेलिक्स इज अ स्ट्रक्चरल फीचर। अल्फा हेलिक्स किसका फीचर है, तो अल्फा हेलिक्स होता है प्रोटीन्स का, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, रेसेमाइजेशन अकर्स इन, कौन सी रिएक्शन के अंदर रेसेमाइजेशन होता है, SN1 SN2 किस में होगा, तो बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट फॉर्म होता है आपका कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन होता है एक प्लेनर स्ट्रक्चर, एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है कार्बोकैटायन, मतलब कि जब कार्बोकैटायन अगर प्लेन में है तो उस पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो ऊपर से भी कर सकता है और नीचे से भी कर सकता है। मतलब जितना % ऊपर से अटैक करने का है उतना ही प्रोबेबिलिटी नीचे से अटैक करने की भी है। तो यहाँ दोनों टाइप के मिक्सचर का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब R फॉर्म भी बनती है और S फॉर्म भी बनती है। अगर आपका जो एल्काइल हैलाइड है वो अगर कायरल है तो यहाँ R और S दोनों फॉर्म बन रही है, मतलब रेसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो रेसेमिक मिक्सचर बनता है SN1 रिएक्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना है, न्यूक्लियोफाइल बोथ साइड से अटैक कर सकता है, तो रेसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर पर और गैस और लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है कि गैस और लिक्विड का नेचर कैसा है और टेम्परेचर कैसा है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ती है। तो यहाँ से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। क्लियर। नेक्स्ट बात की जाए, Which of the following solution of KCl will have the highest value of molar conductivity? Molar conductivity क्या होता है, तो molar conductivity is equals to कप्पा अपॉन concentration, concentration या molarity।
ठीक है, कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन लिखा है, आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन की टर्म्स गिवन है एंड पूछा गया है मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। तो लैम्डा एम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं इन्वर्स रेशो है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होगी। आपको हाईएस्ट पूछा है, मतलब लैम्डा एम ज़्यादा होना चाहिए जब कंसंट्रेशन कम होगी, तो लैम्डा एम मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कंसंट्रेशन कम किस में है? सबसे कम है ए में 0.01, सबसे कम कंसंट्रेशन है, तो इसका लैम्डा एम सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर फिजिबल। दो रिएक्शन गिवन है, दोनों में से कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी देखते हैं। सबसे पहला CH3CH2Br प्लस Na प्लस O माइनस C CH3 एंड बी ऑप्शन में दिया है आपको CH3Cl प्लस Na प्लस O माइनस CH2CH3। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको जो एल्काइल हैलाइड दिया है, फर्स्ट वाले में 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड दिया है और यहाँ पर आपको 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड दिया है। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में मेनली एलिमिनेशन रिएक्शन प्रेफर करते हैं, ये मेनली एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। बट अगर हमने वही 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया है तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड मेनली देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड मेनली देते हैं सब्स्टिट्यूशन और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की मेन रिएक्शन होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर यहाँ पर एलिमिनेशन हो रहा है तो अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा बीटा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पर बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ का हैलोजन यहाँ के एक हाइड्रोजन को ले जाएगा और प्रोडक्ट बनना चाहिए था ये। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2, यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल हट जाएगा और ये पूरा न्यूक्लियोफाइल आकर के इसके साथ लग जाएगा, OCCH3CH3 दिस वन इज अ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एंड ये है एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ जो आपको ऊपर दो रिएक्शंस गिवन है, इसके अंदर बी में भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रखी है जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बनेगा और ए वाले में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा जो कि सही है। तो कौन सी रिएक्शन फिजिबल हुई? ए ऑप्शन जो है फर्स्ट वाली रिएक्शन फिजिबल है, सेकेंड वाली रिएक्शन फिजिबल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, Which of the following is most reactive in nucleophilic addition reaction? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में किसी का न्यूक्लियोफाइल को ऐड करवाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर जाएगा। जैसे हम इसके अंदर बात करें, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है HC डबल बॉन्ड OH, सेकेंड CH3C डबल बॉन्ड OH, थर्ड एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड CH3 एंड फोर्थ में है CH3C डबल बॉन्ड C2H5। यहाँ जो आपको 4 कार्बोनिल कंपाउंड्स गिवन है, इसके अंदर अगर हम बात करें स्टेरिक हिंड्रेंस की तो यहाँ पर 2 स्मॉलेस्ट ग्रुप हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ एक बल्कि ग्रुप आ गया हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मिथाइल, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप बढ़ गए हैं और यहाँ एक तो मिथाइल है लेकिन एक इथाइल और बड़ा ग्रुप आ गया। मतलब जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है।
स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा इजीली। न्यूक्लियोफाइल अगर इजीली अटैक नहीं करेगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इस पर न्यूक्लियोफाइल इजीली आकर के अटैक कर जाएगा क्योंकि छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, उसको आने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल रहा है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो आपको सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ही पूछा है, तो फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव। फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। पूछा है कौन नहीं देगा एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए मेन कंडीशन होती है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, उसके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल कंडेंसेशन देगा और नहीं है तो नहीं देगा। यहाँ बात करें अल्फा हाइड्रोजन तो CH3 डबल बॉन्ड OH। अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसमें बात करें तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन जो ये बेंज़ल्डिहाइड है यहाँ पर इसके चारों बॉन्ड्स ऑक्यूपाई है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, और आपको यही बोला गया है डज नॉट गिव। कौन नहीं दे रहा है, तो सी वाला बेंज़ल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर द रिएक्शन 3A गिव्स 2B द रिएक्शन dB/dt इज इक्वल टू। आपको एक रिएक्शन गिवन है 3A से 2B बन रहा है। अगर हम इसका रेट लिखें तो रेट कैसे लिखेंगे, -1/3 dA/dt। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है, डिसअपियर होता जाता है, नेगेटिव इसलिए लगाया है। 1/2 dB/dt, यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं आता है, क्योंकि B फॉर्म हुआ है। तो यहाँ से हमें बताना है प्लस dB/dt क्या होगा, तो dB/dt ये निकालना है आपको, तो 2 को इधर ले चले जाइए, -2/3 dA/dt। ये हो गया है आपके पास फॉर्मेशन किसका, B का। तो -2/3 -3/2 गलत हो गया है, -1/3 भी गलत है, -2/3 dA/dt यही है ऑप्शन नंबर B। तो इसका आंसर होगा B ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, Which of the following characteristic of transition metal is associated with their catalytic activity? कि इनमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल जो है वो कैटालिटिक एक्टिविटी को शो करता है। तो यहाँ हम बात करते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी कैसे देखी जाती है। अगर ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो वो कैटालिटिक एक्टिविटी शो करेगा। तो इसका मेन फीचर होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? डी ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट बात करें, फॉर्मूला बताना है आपको। IUPAC नेम गिवन है, फॉर्मूला क्या होगा, नेम क्या दिया है, डाइक्लोराइडो बेस इथेन 1 डाइअमाइन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। सबसे पहले लिगेंड क्या क्या गिवन है, तो डाइक्लोराइडो मतलब 2 Cl ग्रुप है, बिस इथेन डाइअमाइन 2 EN ग्रुप है, मेटल आयन है आपके पास प्लेटिनम जिस पर ऑक्सीडेशन स्टेट है 4, एंड लास्ट में लिखा है नाइट्रेट। लास्ट में नाइट्रेट मतलब हो गया NO3-। नाइट्रेट लास्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स के बाहर है, एनाइन की तरह ये वर्क कर रहा है। तो देखते हैं सभी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट वाले के अंदर नाइट्रेट आपको अंदर गिवन है, मतलब एज अ लिगेंड बिहेव कर रहा है, बट यहाँ जो फॉर्मूला नेम है उसमें नाइट्रेट एक एनाइन की जैसे बिहेव करता है, लिगेंड के जैसे नहीं करता। तो ए ऑप्शन गलत हो गया है। बी के अंदर आपको नाइट्रेट बाहर दिया है, ठीक है। सी के अंदर नाइट्रेट अंदर गिवन है, अगेन ये गलत, और डी में नाइट्रेट अंदर गिवन है तो ये भी गलत, और इसमें Cl
बाहर है, तो क्लोराइडो बाहर होना चाहिए था नेम में, बट यहाँ पे हमें एज अ लिगेंड दिया है, तो ये भी गलत हो गया। बी ऑप्शन जो है वो सही है। देखते हैं कैसे। तो PtCl2 En होल 2 NO3 होल ट्वाइस। देखिए आपको दिया है डाइक्लोरो, तो यहाँ पे है डाइक्लोरो, 2 Cl हो गए, बेस मतलब 2 En ग्रुप हो गए, प्लेटिनम नाइट्रेट हो गया। बट ये 2 क्यों लगाए, तो देखते हैं इसको चार्ज को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। तो X क्लोरीन का होता है -2, En न्यूट्रल लिगेंड है, एक NO3 का -1 है, तो 2 NO3 का -2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो X 2 -4 इज इक्वल्स टू 0, X इज इक्वल्स टू +4, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, इसीलिए यहाँ पे नाइट्रेट 2 है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, असर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन गिवन है आपके पास, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सही बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट बोला है ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। भाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू CRT। C जो है ये होता है मोलैरिटी, ना कि मोलैलिटी, ये है मोलैरिटी। मोलैरिटी के प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल नहीं होता, इसीलिए A करेक्ट, B इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में C, A इज ट्रू, R इज फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग टाइप ही है। कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज कर दें तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। सही बात है भाई, कंसंट्रेशन कम हो गया है तो मूवमेंट कम होगी, मूवमेंट कम हो रही है तो कंडक्टिविटी कम ही होनी है। सही है। रीजन बोला है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डेट कैरी द करंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। मतलब आपने क्या किया है, डाइल्यूट किया है। डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, अगर आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन अगर कम हो रही है तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन के कम होने पर कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, और अगर कंडक्टिविटी कम हो रही है तो उसके अंदर फ्लो होने वाली करंट भी कम हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम में। और यही तो बोला है कि ऑन डाइल्यूशन जो नंबर ऑफ मोल्स पर इन अ वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम में जो करंट फ्लो हो रही है वो भी डिक्रीज हो रही है। तो सही बात है, क्योंकि कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो असर्शन एंड रीजन दोनों सही है और वो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए कि दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, असर्शन गिवन है कॉपर इज अ नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन एलिमेंट। गलत है, कॉपर नॉन ट्रांजिशन नहीं होता है, कॉपर एक ट्रांजिशन मेटल है, तो ये गलत हो गया। इसने बोला है नॉन ट्रांजिशन, ट्रांजिशन होता है। रीजन बोल रहा है कॉपर हैज कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट। तो कॉपर का अगर हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 29 पर आता है, आर्गन 3d10 4s1, ये होता है इसका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी जो है वो फुलफिल्ड है, डी फुलफिल्ड है, और इसने भी यही बोला है कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट, तो सी सही है। बी आपका सही है रीजन, एंड असर्शन आपका गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जाएगा कि असर्शन इज फॉल्स। सॉरी, यहाँ जो आपका ऑप्शन, यहाँ जो आपका ऑप्शन डी है वो सही जाएगा कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। असर्शन गलत है बट रीजन सही है। क्लियर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, असर्शन गिवन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ आयोडोइथेन। आयोडोइथेन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इजियर देन क्लोरोमीथेन। भाई देखिए आयोडीन का साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, इजीली ब्रेक हो रहा है तो ये इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे पाएगा क्लोरीन के कंपेयर में।
रीज़न बोल रहा है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Ci इज लेस देन CCl। सही बात है भाई, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी तो बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाएगी। अगर बॉन्ड एंथैल्पी कम है तो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो दोनों सही है और रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ए। क्लियर? ये था आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की 2 मार्क्स के अंदर कि क्या क्या पूछा है। फर्स्ट है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड X एंड Y एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 120 mm of Hg and 160 mm of Hg respectively. If equal moles of X and Y are mixed to form an ideal solution, calculate the vapor pressure of the solution. आपको यहाँ पे प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर गिवन है एंड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है। क्या लगेगा यहाँ पे? राउल्ट्स लॉ। क्या है राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला? तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू P0A प्लस P0B P0A फॉर प्योर लिक्विड का, P0B प्योर लिक्विड, B का वेपर प्रेशर, X A मोल फ्रैक्शन ऑफ A, XB मोल फ्रैक्शन ऑफ B। यहाँ आपको X एंड Y की टर्म्स में दिया है तो इसको हम X एंड Y की टर्म्स में लिख देते हैं। P0X XX प्लस P0Y XY। क्लियर? P0X P0Y आपको दिया है, लेकिन XX मोल फ्रैक्शन ऑफ X एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Y क्या होंगे देखते हैं। मोल्स दिए हैं आपको X के, सपोज 1 मोल है तो जितने मोल X के हैं उतने ही मोल Y के भी होंगे, बिकॉज इन्होंने बोला है इक्वल मोल्स ऑफ X एंड Y आर मिक्स्ड। मोल फ्रैक्शन निकाले अगर X का तो मोल्स ऑफ X अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऐसे निकालते हैं कि जिसका भी निकाल रहे हो उसके मोल अपॉन टोटल मोल। तो X के मोल है 1, X प्लस Y हो जाएगा 2, तो 1/2। सेम एज इट इज़ Y के मोल्स निकालें तो मोल्स ऑफ Y अपॉन मोल्स ऑफ X प्लस मोल्स ऑफ Y। मोल फ्रैक्शन आ जाएगा Y का, Y के मोल है 1/1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2। दोनों का मोल फ्रैक्शन आ गया। यहाँ पुट करते हैं। P0X गिवन है आपके पास 120 इंटू मोल फ्रैक्शन 1/2 एंड Y के मोल फ्रैक्शन है आपके पास, सॉरी Y का वेपर प्रेशर है 160 इंटू 1/2। ये हो जाएगा 60 प्लस 80 140 mm ऑफ Hg। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया है 140 mm ऑफ Hg। क्या लगाया? राउल्ट्स लॉ लगाया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, रीजन बताना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। मर्क्यूरी सेल डिलीवर्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। मर्क्यूरी सेल कांस्टेंट पोटेंशियल क्यों, हर पूरी लाइफ टाइम उसका पोटेंशियल कांस्टेंट ही क्यों रहता है? क्योंकि जब मर्क्यूरी सेल की रिएक्शन लिखी जाती है तो नेट रिएक्शन के अंदर कोई सा भी आयन प्रेजेंट नहीं होता है या कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं होता है नेट रिएक्शन में। इसीलिए इसके पास में अगर कोई आयन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, जो कि होता है अप्रॉक्स 1.35 वोल्ट। क्लियर? नेट रिएक्शन में कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है या आयन इन्वॉल्व नहीं होता है, इसीलिए इसका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है लाइफ टाइम के लिए। एंड सेकंड बोला है इन द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस DC डायरेक्ट करंट इज नॉट यूज्ड। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के अंदर जब आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का डिटरमाइन करते हैं तब आप उसमें DC को यूज़ क्यों नहीं करते? तो यहाँ पर क्या होता है, जब DC को यूज़ करवाया जाता है तो जो सेल है उसके अंदर प्रेजेंट सॉल्यूशन को ये इलेक्ट्रोलाइट कर देता है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देता है। अगर हमने DC अप्लाई किया है तो सेल के सॉल्यूशन में
ये DC उसको इलेक्ट्रोलिसिस कर देता है उसके इलेक्ट्रोलाइट का। अगर उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देगा तो हमें वहाँ पे डिटरमाइन नहीं हो पाएगा, इसीलिए वहाँ हम DC के कंपेयर में AC का यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस को रोकने के लिए DC की जगह AC का यूज़ किया जाता है और DC का हम नहीं करते। क्लियर? और में गिवन है डिफाइन फ्यूल सेल विद एन एग्जाम्पल। What advantages do the fuel cell have over primary and secondary batteries? फ्यूल सेल क्या है और प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज के कंपेयर में हम फ्यूल सेल का क्यों यूज़ करते हैं? तो फ्यूल सेल बेसिकली हाइड्रोजन एंड मिथेनॉल टाइप के जब फ्यूल्स का यूज़ करते हैं हम, जब इन फ्यूल्स का कंबशन करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए फ्यूल सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। फ्यूल सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला जाता है बिकॉज जब फ्यूल्स का कंबशन किया जाता है उस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। होता क्या है कि फ्यूल सेल के अंदर हमें कंटिन्यूसली फ्यूल प्रोवाइड करना होता है और प्रोडक्ट रिमूव करते रहना है, तो ये कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स के अंदर क्या होगा कि प्राइमरी सेल के अंदर बहुत लिमिटेड अमाउंट में हम रिएक्टेंट को रखते हैं और रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएगा देन इसको वापस रिचार्ज नहीं करवाया जा सकता। इसीलिए प्राइमरी सेल को ओनली एक ही बार हम यूज़ ले सकते हैं, इसको फर्दर यूज़ नहीं लिया जा सकता। बट सेकेंडरी सेल में क्या होता है कि सेकेंडरी सेल को डिस्चार्ज होने के बाद हम इसको फर्दर चार्ज भी कर सकते हैं, बट इसको चार्ज करने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए। बहुत लंबे टाइम के बाद सेकेंडरी बैटरीज जो होती है वो चार्ज होती है। इसी वजह से प्राइमरी एंड सेकेंडरी की जगह हम फ्यूल सेल का यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्यूल सेल में फ्यूल देने पर कंटिन्यूसली ये सेल चलता रहता है और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती रहती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल A to B फॉलोड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स बोला है आपको। इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इंक्रीज्ड टू 3 times, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B? क्या बोला है कि A से B के लिए जो रिएक्शन हो रही है, जो कन्वर्जन हो रहा है, ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की है। यहाँ पर अगर हम रेट की बात करें तो रेट क्या हो जाएगा कि A के कंसंट्रेशन की पावर 2 बिकॉज ऑर्डर इज सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट रेट R डैश बोल दिया कि कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन हो गया है A का 3 times 3A²। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कि 3 3 9 A²। R डैश इज इक्वल्स टू 9 के A² को हम लिख सकते हैं R। तो यहाँ से आपके पास नई रेट क्या आ जाएगी 9R, मतलब पहले जितनी रेट थी उसका 9 times रेट इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते, रेट इज इक्वल्स टू माइनस dA/dt इज इक्वल्स टू प्लस dB/dt, मतलब फॉर्मेशन ऑफ B। तो फॉर्मेशन ऑफ B जो है वो रेट के इक्वल ही है। अगर रेट 9 times इंक्रीज हो रहा है तो B का फॉर्मेशन भी 9 times इंक्रीज हो जाएगा, B फॉर्मेशन भी 9 times इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे यही पूछा है, अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज 9 times इंक्रीजेस। क्लियर? एंड नेक्स्ट बोला है B, डिफाइन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? उस टाइप की रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, मतलब बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है बट उसका ऑर्डर 1 है। ये रिएक्शन होती तो बाई मॉलिक्यूलर है बट ऑर्डर इसका 1 होता है, ऑर्डर इज 1, ऑर्डर 1 है लेकिन इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, लिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए। देखते हैं रिएक्शन। एस्टर लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5,
हाइड्रोलिसिस करवाना है एसिडिक मीडियम में, क्या बन जाएगा यहाँ से बनेगा एसिटिक एसिड प्लस एल्कोहल C2H5OH, एसिटिक एसिड प्लस एल्कोहल। दिख रहा है यहाँ पे कि भाई रिएक्टेंट दो है, वाटर भी है और एस्टर भी है, तो ऑर्डर 2 होना चाहिए था, बट यहाँ जो वाटर लिया जाता है वो लेते हैं हम एक्सेस में, और जो भी चीज़ एक्सेस में होती है उसका ऑर्डर नहीं लिखा जाता है। तो मॉलिक्युलरिटी तो 2 हो गई, बट यहाँ पर जब रेट लिखी जाएगी तो K इंटू एस्टर की कंसंट्रेशन की पावर 1 ऑर्डर हो गया है इसका फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, एंड मॉलिक्युलरिटी इज 2। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है IUPAC नेम बताना है आपको, 2 कॉम्प्लेक्सेस गिवन है उनके। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स गिवन है CONH3 का होल 5 ONO2+ चार्ज है। NH3 अमाइन होता है, अमीन, ONO नाइट्राइटो, नेम क्या हो जाएगा? पेंटाअमीन NH3 बाहर 5 लिखा है, 5 के लिए पेंटाअमीन, ONO नाइट्राइडो, CO कोबाल्ट, एंड लास्ट में क्या दिया है? आयन दिया है, बट कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट को हम यहाँ पे रोमन नंबर में लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें अगर तो कोबाल्ट X अमाइन न्यूट्रल लिगेंड है 0, ONO -1 इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज हो गया है +2, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास X इज इक्वल्स टू -1 इधर गया तो 2 + 1 3 +3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, एंड क्योंकि लास्ट में +2 चार्ज आ रहा है मतलब ये आयनिक फॉर्म में है, तो लास्ट में लिख दिया जाता है आयन। क्लियर? नेक्स्ट बोल रहा है K2NiCl4, K2NiCl4, K2 मतलब पोटेशियम, NiCl4 लिगेंड है आपके पास Cl जो कि एनाइनिक लिगेंड है, 4 है तो टेट्रा क्लोरो या क्लोराइडो, टेट्रा क्लोरो एनाइन, निकल, क्योंकि ये एक एनाइनिक एंटिटी है तो किसी भी मेटल के लास्ट में लिखा जाता है 8, तो ये हो जाएगा निकलेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? +2 + x -4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +2, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड। क्लियर? ये है इनके IUPAC नेम। और के बाद गिवन है व्हाट इज अ चिलेट कॉम्प्लेक्स, गिव 1 एग्जांपल। चिलेट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? देखिए, ऐसे बाइडेंडेड लिगेंड्स और पॉलीडेंडेड लिगेंड्स जिनके पास में 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट है, जब वो डोनर एटम इस तरीके से अलाइन होते हैं कि मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दें, तो उसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर के बनने के बाद उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्स। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, हमने लिया EN फॉर इथेन 1,2 डाईअमाइन, इथेन 1,2 डाईअमाइन, NH2 NH2, यहाँ क्या है? 2 नाइट्रोजन है, इन दोनों के पास में लोन पेयर्स है, ये जब किसी मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गई, 5 मेंबर 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गई, मतलब चिलेट का फॉर्मेशन हो गया। इसी चीज को बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट आर हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर 2 या 2 से डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स अगर प्रेजेंट है, अगर कॉम्प्लेक्स में 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, CONH3 का होल 4 Cl2, यहाँ क्या है? एक तो NH3 है और एक Cl है, 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हो गए हैं, तो इसे बोला जाता है हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन बतानी है आपको। यहाँ पे 2, एक है रायमंड एमन एंड एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड।
सबसे पहली बात करते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन की। क्या होता है यहाँ पे फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया जाता है। कैसे होता है, फिनॉल लिया, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है CHCl3 प्लस एक्वस KOH के साथ। CHCl3 प्लस एक्वस KOH के साथ क्या हो जाएगा, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है O माइनस K प्लस CHCl2। ये है इंटरमीडिएट। बेसिकली यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है कार्बिन। CCl2 यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होने के बाद में कार्बिन का फॉर्मेशन होता है और वो कार्बिन ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है, बिकॉज कार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल है। वो कार्बिन ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है और CHCl2 बनाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, KOH आएगा। जैसे ये लिखा है CHCl2, जैसे ही KOH आया यहाँ से KCl बाहर निकल जाएंगे और दोनों साइड में हाइड्रो OH ग्रुप आ जाएंगे। ये OH ग्रुप, जैसे Cl निकला, OH आ गया। एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये वाटर यहाँ से निकला और क्या बना दिया, CH एज इट इज एंड डबल बॉन्ड O। बस यहाँ पे CHCl2 की जगह क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में H प्लस, ये K निकल जाएगा और इसकी जगह ये हाइड्रोजन आ जाएगा और बना देगा OH एंड CHO। दिस वन इज ए सैलिसिल एल्डिहाइड। तो फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड बनाने का जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन को ही बोला जाता है रायमंड टाइमन रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड रिएक्शन की, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। आपको पता होना चाहिए पहले स्ट्रक्चर, सैलिसिलिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या है, देन तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सैलिसिलिक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड है OH, C डबल बॉन्ड O, OH। ये होता है सैलिसिलिक एसिड। इसका आपको करवाना है एसिटाइलेशन, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा Cl को लेकर के, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन इसके पास जाकर के अटैक कर देगा, बिकॉज ये वाला जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन ऑक्सीजन के पास जाकर के अटैक करेगा और बना देगा OCH3 एंड COOH एज इट इज। ये एज इट इज है, यहाँ से HCl बाहर निकल गया और ये बन गया। इसे बोला जाता है एस्पिरिन। ये होता है एस्पिरिन, जिसका यूज एनाल्जेसिक में करते हैं हम, एस्पिरिन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कन्वर्जन बताना है, लेकिन यहाँ कन्वर्जन 2 स्टेप से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। देखिए सबसे पहले दिया है आपको CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इससे बनाना है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। कैसे बनेगा, काम करते हैं, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवा देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, CH3 MgBr। ठीक है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा, इस पे आएगा नेगेटिव, कार्बन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है 2+ और ये है CH3-। CH3 अटैक करेगा इसके पास, क्या बना देगा, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव CH3 आ गया और N के पास आ जाएगा MgBr। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हम काम करते हैं, इसका करवा देते हैं हाइड्रोलिसिस। इसका करवा दिया जाए हाइड्रोलिसिस। अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या बनेगा, हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद में यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा O, CH3C CH3 डबल बॉन्ड O। सेम वही चीज़ थी कि यहाँ 2 OH ग्रुप आएंगे,
दो OH ग्रुप आएंगे और एक कार्बन पर दो OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा एंड एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन की बात की जाए, बी, बोला गया है बेंजोइक एसिड टू बेंजीन को फॉर्म करना है। बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाना है, कैसे बनेगा? बहुत इजी रिएक्शन है। बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाने के लिए इसका करवा दीजिए डी कार्बोक्सिलेशन NaOH प्लस CaO सोडा लाइम की प्रेजेंस में। सोडा लाइम की प्रेजेंस में आप करवा दीजिए इसका डी कार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगी, तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है बेंजोइक एसिड टू बेंजीन के फॉर्मेशन की। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन DNA एंड RNA। DNA और RNA के बीच के दो डिफरेंसेस बताने हैं। देखते हैं DNA एंड RNA। DNA फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहला डिफरेंस शुगर। DNA में कौन सी शुगर होती है? तो DNA में होती है 2-डीऑक्सीराइबो शुगर, 2-डीऑक्सीराइबो शुगर, और RNA के अंदर होती है राइबो शुगर। पहला डिफरेंस डीऑक्सीराइबो शुगर, इसमें राइबो शुगर। सेकंड डिफरेंस देखते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। DNA में नाइट्रोजिनस बेस होते हैं A फॉर एडेनिन, T फॉर थायमिन, G फॉर ग्वानिन एंड C फॉर साइटोसिन, ATGC। बट RNA में नाइट्रोजिनस बेस होते हैं AUGC, T की जगह यहाँ पे प्रेजेंट होता है यूरेसिल। बाकी एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन जैसे इसमें है, इसमें भी सेम है, बट थायमिन की जगह पर यहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है। क्लियर? ये था सेक्शन बी, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। नेक्स्ट अब बात करेंगे सेक्शन सी, 3 मार्क्स वाले में। सबसे पहले दिया है राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन गिवन है और उसका मैकेनिज्म बताना है। रिएक्शन जो है वो हो रही है इथेनॉल से, आपके पास बन रहा है ईथर। कैसे बनेगा देखते हैं। CH3CH2OH, इथेनॉल, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, H+ ले लिया। इथेनॉल के ऑक्सीजन के पास में है लोन पेयर। लोन पेयर है, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर दिए, क्या बना देगा? CH3CH2OH, एक और H आ गया। अगर ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, यहाँ से वाटर रिलीज हो गया, यहाँ से H2O निकल गया, क्या बन जाएगा? CH3CH2 प्लस कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। आपको रिएक्टेंट में गिवन थे 2 मोल इथेनॉल के, क्या होगा? वापस से एक और मोल अभी प्रेजेंट है, CH3CH2OH। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। इसके पास पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। अगेन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन, क्या बन गया यहाँ से? CH3CH2OH, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं इसको, तो ये बना देगा CH2CH3। क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए हैं तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कोई भी मॉलिक्यूल अपने पे चार्ज नहीं रखना चाहता, अनस्टेबल है, क्या हो जाएगा? यहाँ से ये H+ निकल जाएगा, यहाँ से ये H+ वापस निकल गया, और क्या बना दिया? CH3CH2O CH2CH3। देखिए डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो गया, डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो गया एंड ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। क्लियर है? तो किस तरीके से हमने इथेनॉल से डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन किया है, ये मैकेनिज्म इसका पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये, वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल वाइल पैरानाइट्रोफिनॉल इज नॉट। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होता है? देखिए
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर प्रेजेंट है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर हो रही है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से यहाँ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं चिलेट रिंग। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी चिलेट रिंग। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ही जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो स्टीम वॉलेटाइल होता है, बट जो पैरानाइट्रोफिनॉल है पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर किसी भी टाइप की इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है इंटरमोलिकुलर। यहाँ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये स्टीम वॉलेटाइल नहीं है, बट ये स्टीम वॉलेटाइल होता है बिकॉज यहाँ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बन रहा है और चिलेट इफेक्ट आ रहा है। इसी वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज ए स्टीम वॉलेटाइल। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, उसी के अंदर और में पूछा गया है व्हाट हैपन्स व्हेन एनिसॉल इज ट्रीटेड विथ CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3। एनिसॉल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एनिसॉल क्या होता है? एनिसॉल होता है बेंजीन के ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप OCH3। बेंजीन के ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप को बोला जाता है एनिसॉल। इसकी रिएक्शन करवानी है हमें CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। क्लियर? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। कैसा ग्रुप है ये? तो ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर्स है। ये लोन पेयर क्या करेगा? बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को बढ़ाएगा। अगर बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। बेसिकली ये बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है रिएक्शन करने के लिए, तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो +M ग्रुप है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। क्लियर? जो भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है +M ग्रुप होते हैं एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाएगा। इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या है? CH3+। ये CH3 कहाँ जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो ये अटैक किया है OCH3 की एक तो ऑर्थो पोजीशन पर और एक OCH3 की पैरा पोजीशन पर। नेम क्या हो जाएगा? ऑर्थोमिथॉक्सी टोलुइन, पैरामिथॉक्सी टोलुइन। दोनों में से मेजर प्रोडक्ट होता है पैरा, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिपल्शन कम होगा, और ऑर्थो वाला माइनर है। इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा, रिपल्शन कम। रिपल्शन अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है एंड ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होता है। क्लियर? ये फर्स्ट था। सेकंड बोला गया है when phenol is oxidized with Na2Cr2O7 in acidic medium। जब हम फिनॉल की रिएक्शन करवाएं Na2Cr2O7 के साथ एसिडिक मीडियम में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ प्रोडक्ट बनता है बेंजोक्विनोन। इसे बोला जाता है बेंजोक्विनोन। क्या बनेगा? बेंजोक्विनोन। नेक्स्ट थर्ड बोल रहा है CH3 is heated with copper 573 Kelvin। CH3OH इसकी रिएक्शन कॉपर 573 केल्विन में करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर 1 डिग्री 2 डिग्री कॉपर 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन कॉपर के साथ करवाई जाती है तो वहाँ पर वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। बट यहाँ पे ये करवाता है डिहाइड्रेशन। यहाँ पर 3 डिग्री में होता है डिहाइड्रेशन, ये करवाएगा डिहाइड्रेशन। देखिए अल्फा से OH ग्रुप एंड बीटा कार्बन का हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा? वाटर रिलीज हो जाएगा और बना देगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन का फॉर्मेशन होता है।
क्या बनता है यहाँ पे, एल्कीन बनती है। क्लियर? ये थे तीनों की केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले बोला है विच आइसोमर ऑफ C5H10 gives a single monochloro compound C5H9 Cl in bright sunlight। आपको गिवन है C5H10। C5H10 जो होता है, C5H10 जनरल फॉर्मूला हो गया इसका CnH2n। या तो ये बनाएगा एल्कीन, या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, साइक्लोएल्केन की, 5 कार्बन का साइक्लोपेंटेन की। ठीक है। नेक्स्ट इसने बोला है कि यहाँ होना चाहिए सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड। सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड कब बनेगा भाई, एल्कीन, अगर हम 5 कार्बन की एल्कीन बनाते हैं तो यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन को किसी हेलोजन से रिप्लेस करते हैं तो सारे हाइड्रोजन को अगर आप रिप्लेस करेंगे एक 1 बाय 1 करके तो अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, मतलब एक टाइप का प्रोडक्ट देखने को नहीं मिल रहा। बट साइक्लोएल्केन में क्या हो रहा है, साइक्लोएल्केन का हर एक हाइड्रोजन सिमिलर है। किसी भी हाइड्रोजन को अगर आप Cl2 से क्लोरीन से रिप्लेस करते हैं तो आपको यही मिलेगा 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। तो यहाँ आपको मिल रहा है मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl। तो आइसोमर कौन सा हो जाएगा इसका, साइक्लोपेंटेन। क्लियर? नेक्स्ट बोला गया है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। फर्स्ट दिया है 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन। सेकंड दिया है 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन। एंड थर्ड दिया है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ हमें बताना है SN2 रिएक्शन। देखिए फर्स्ट वाला जो है वो 2 डिग्री है, सेकंड है 1 डिग्री एंड थर्ड है 3 डिग्री। ये 3 कार्बन से अटैच्ड है, 3 डिग्री। हमें ध्यान है SN2 रिएक्शन जो होता है, SN2 रिएक्शन 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री में, उसके बाद 3 डिग्री में। तो यहाँ से जो ऑर्डर बनेगा वो होगा B सबसे ज़्यादा, देन A, देन C। B का सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये 1 डिग्री, A 2 डिग्री एंड C 3 डिग्री। तो रिएक्टिविटी B की सबसे ज़्यादा हो जाएगी एंड C की सबसे कम हो जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग ये बात की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट C एंड D पार्ट देखते हैं। C बोला है Y डाइक्लोरोबेंजीन, Why para-dichlorobenzene has higher melting point than those of ortho and meta isomers? para-dichlorobenzene देखिए ये हो गया है पैरा वाला, ये ऑर्थो एंड ये मेटा। इसने बोला है कि भाई पैरा डाइक्लोरो का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है। यहाँ पे जो पैरा कंपाउंड है इसकी सिमेट्री सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ये सिमेट्रिक कंडीशन में है। अगर ये सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक कंडीशन में है तो ये इजीली दूसरों के साथ में क्रिस्टल में फिट बैठ जाएगा। अगर ये इजीली फिट बैठ रहा है, सिमेट्रिक अच्छी है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट कैसे देखा जाता है, सिमेट्री के अकॉर्डिंग। जो जितना ज़्यादा सिमेट्रिक होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा आता है, इसीलिए पैरा वाला का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्लियर? एंड डी बोला गया है आइडेंटिफाई ए एंड बी। देखिए आपको दिया है 1 ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ करवाई हुई है। ए क्या बनेगा, तो मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ जब रिएक्शन होती है तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा MgBr, ये बन गया है प्रोडक्ट ए। नेक्स्ट बोला गया है वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से आपको वाटर से मिलता है H+ एंड OH-, ब्रेक कर देते हैं हम आयंस में।
और ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव साइन, मैग्नीशियम के ऊपर 2+, इसके ऊपर माइनस, तो ये जो आपका साइक्लोब्यूटेन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया जिस पे पॉजिटिव वाला पार्ट अटैक करेगा और ये बना देगा यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा जिसको हम बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। तो प्रोडक्ट बी क्या बना, साइक्लोब्यूटेन। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं 28. A first order reaction is 50% complete in 30 minutes at 300 Kelvin and 10 minutes and 320 Kelvin. Calculate activation energy for the reaction. Activation energy calculate करनी है। ln K2 log में लिख देते हैं, log K2 upon K1 is equals to EA upon 2.303 R 1 upon T1 माइनस 1 upon T2। क्लियर। अब log K2 और K1 अपने को गिवन नहीं है बट इसने बोला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए KT इज इक्वल्स टू 2.303 log A अपॉन A माइनस एक्स, इनिशियल कंसनट्रेशन अपॉन T टाइम के बाद जो कंसनट्रेशन हो गई वो। तो K1 क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा 2.303 अपॉन 30 मिनट्स में 50% कंप्लीट हो रहा है, T 30 मिनट्स लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन 100 एंड 50 एंड K2 क्या हो रहा है, K2 हो रहा है 2.303 अपॉन 10 मिनट्स में 50% कंप्लीट हो रहा है, 10 लॉग 100 अपॉन 50। तो यहाँ से हम K2 अपॉन K1 निकालते हैं, क्या हो जाएगा 2.303 से 2.303 कैंसिल और इस पूरे से ये पूरा कैंसिल। तो यहाँ से K1 अपॉन K2 आ गया है 10/30, 10 ऊपर चला जाएगा 30 नीचे आ जाएगा मतलब 1/3। तो K2/K1 कितना हो जाएगा, K2/K1 हो जाएगा 3, K2/K1 इज 3। पुट करते हैं यहाँ पे K2 अपॉन K1, तो ये हो गया है log 3, log 3 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303। R कितना है, R दिया है आपको 8.314, 8.314। 1 अपॉन T1, T1 है 300, 1 अपॉन 300 माइनस T2 है 1 अपॉन 320। क्लियर। सॉल्व करते log 3 0.47, 0.47 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314। इधर एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर बच जाएगा 20। इसे पूरा सॉल्व किया जाए तो EA इज इक्वल्स टू 0.47 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 320 अपॉन 20। अगर इसको किलो जूल में करना है तो डिवाइड बाय 1000, तो ये आ जाएगा किलो जूल में। तो ये आएगा अप्रॉक्स 38 किलो जूल इसको सॉल्व करने पर। क्लियर है। सॉल्यूशन सॉल्व तो कर लेंगे, मेन कंसेप्ट क्या है वो पता होना चाहिए कि K1 एंड K2 कहाँ से आएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन लगा करके हम K2 अपॉन K1 निकालेंगे, देन यहाँ पुट करना है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन तो हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। When 19.5 grams of FCH2COOH fluoroacetic acid is dissolved in 500 grams of water, the depression in freezing point is observed to be 1 degree Celsius. Calculate the degree of dissociation. Degree of dissociation बताना है। चलिए इसको डिसोसिएट करवाते हैं। FCH2COOH डिसोसिएट करवाएं तो ये क्या बन जाएगा, FCH2COO माइनस प्लस H प्लस में इनिशियल कंसंट्रेशन 1 0 0 1 माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा। आपको निकालना क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा। क्लियर। यहाँ से हमें पता है I
वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, फाइनल मोल्स, फाइनल मोल क्या है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन इनिशियल 1, तो यहाँ से ये आई आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। बट अभी हमें आई भी नहीं पता है, आई निकालते हैं। आई कैसे निकालेंगे, आपको ये सब कुछ गिवन है। आई निकालने के लिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम। यहाँ से हम आई निकाल सकते हैं डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इंटू एम से। डेल्टा टी एफ है 1, तो आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के एफ की वैल्यू गिवन है 1.86 इंटू एम। एम क्या है, मोलालिटी। आपको क्या क्या गिवन है, सबसे पहली चीज 19.5 ग्राम्स, इसके हम मोल्स निकाल दें, इसके अगर हम मोल निकाल दें एंड फिर आपको 500 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व किया हुआ है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम निकालते हैं 19.5 अपॉन 78 इंटू 1000 अपॉन 500। क्लियर, ये हो जाएगा आपका मोलालिटी। यहाँ से इसको सॉल्व किया जाए, i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.86 इंटू, ये कैंसिल आउट हो गया है 2 टाइम्स, 19.5 अपॉन 78, इसको आप सॉल्व करते हैं, ये आएगा अप्रॉक्स 1/4 टाइम्स इंटू 2, तो यहाँ से i आ गया 1 अपॉन 0.93। ये i की वैल्यू हो गई है 1 अपॉन 0.93, यहाँ पुट कर दे 1 अपॉन 0.93 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा, यहाँ से अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.93 माइनस 1, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 100 माइनस 93 अपॉन 93, 7 अपॉन 93। तो ये है आई है i की वैल्यू जो लगभग 7 पॉइंट कुछ परसेंटेज के अंदर आएगी। क्लियर है, क्या लगाना है, कैसे निकालना है, वो इम्पॉर्टेंट है कि आई कहाँ से निकलेगा। आई निकालने के बाद में हम अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ COEN होल 2 Cl2 प्लस 2 विच ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट एंड वाई। देखिए आपको एक कॉम्प्लेक्स गिवन है, कॉम्प्लेक्स दिया है COEN होल 2 Cl2 2 प्लस, इसका आपको बनाना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, या तो सिस ट्रांस बनेंगे, EN होता है बाइडेंडेड लिगेंड। देखिए या तो ये कंडीशन हो सकती है कि Cl पास पास हो जाए और ये EN आ जाए, बाइडेंडेड लिगेंड है ना। इसी में एक चीज और ये भी हो सकती है, अगर हम यहाँ पे मिरर रख देते हैं तो Cl EN। क्लियर है, ये क्या बना है, ये बना है सिस फॉर्म, और ये भी क्या है, सिस फॉर्म ही है। ये हो गई है, इसका पहला आइसोमर हो गया है सिस आइसोमर। और ट्रांस आइसोमर कैसे हो जाएंगे, जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड होता है तो Cl अपोजिट साइड, ये EN ये हो गया है इसका ट्रांसफॉर्म। क्लियर, तो सिस एंड ट्रांसफॉर्म बन गई है स्ट्रक्चर। देन पूछा है कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा एंड क्यों। देखिए सिस आइसोमर का हमें यहाँ पे मिल गया है मिरर इमेज, इसको इसके ऊपर रखते हो अगर आप तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मतलब ये हो गए हैं इनैंशियोमर, ये हो गए हैं इनैंशियोमर्स, मतलब ये हो गए हैं ऑप्टिकली एक्टिव। सिस वाला जो है वो होता है ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन यहाँ से अगर आप इसको कट करते हैं, इसका मिरर इमेज बनाएंगे, सेम इसके ऊपर आकर के इम्पोज हो जाएगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर है कि ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव कौन होगा, सिस का मिरर इमेज बन रहा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ऑप्टिकली एक्टिव, बट ट्रांस का मिरर इमेज बनाने पर इसके ऊपर इम्पोज हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो दो फॉर्म हो गई, ऑप्टिकली एक्टिव एंड इनएक्टिव की। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं बी की। राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ COF6 3 माइनस, COF6
3 माइनस। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो फ्लोरीन की होती है -1, 6 है तो 6 इंटू -1 हो जाएगा। x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -3। यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया है +3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए किस पे आता है, 27 पर, 3d7 4s2। एंड कोबाल्ट 3+ का क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कहाँ से निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन s से और 1 d से, तो 3d6 4s0। 3d में कितने हो गए, d में हो गए हैं 6, 1 2 3 4 5 6। 4s पूरा खाली है, 4p पूरा खाली है, एंड ये 4d। ठीक है, आगे बोला है कि जो आपके पास में लिगेंड है, जो लिगेंड है F-, कैसा लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग नहीं करवाते हैं। ये वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाएंगे। अगर ये पेयरिंग नहीं करवाएंगे, इनको पेयर नहीं करेंगे, तो आगे वाले ऑर्बिटल्स काम में लेंगे। कितने चाहिए, 6। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 फ्लोरीन आकर के इनके साथ बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे 6 फ्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 1s 3p 2d, मतलब sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन हो गया है sp3d2। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बाहर वाले काम आए हैं, अंदर वाले काम नहीं आए। क्लियर। एंड बोला है मैग्नेटिक बिहेवियर म्यू क्या होगा, म्यू होता है √n इंटू n+2। और n क्या है, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 4, तो म्यू इज इक्वल्स टू √4 इंटू 4+2, 4 इंटू 6, √24 बॉय मैग्नेटॉन, जो कि अप्रोक्स 4.82 के लगभग आता है आंसर। क्लियर है। तो यहाँ सबसे पहली चीज हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 एंड मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक 4.82। पैरामैग्नेटिक क्यों है, बिकॉज यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, एब्सेंट होता तो डायामैग्नेटिक। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं केस बेस्ड सेक्शन डी की तरफ। केस बेस्ड था, ये आपके पास केस बेस आया था जो कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से है। देखते हैं क्या क्या पूछा है। सबसे पहला ये रहा ए पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन एन एल्डिहाइड रिएक्ट विथ एक्सेस एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। एक एल्डिहाइड लेते हैं हम, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन करवा दी जाए एक्सेस एल्कोहल ले ली जाए C2H5OH। क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक, CH3CH, ये OH हाइड्रोजन आ जाएगा और बाकी के ऊपर लग जाएगा C2H5, बाकी पर लग जाएगा OC2H5। इसे बोला जाता है हेमी एसिटल, इसे बोलते हैं हम हेमी एसिटल। यहाँ इसने बोला है कि अल्कोहल जो है वो एक्सेस में है, तो C2H5OH एक्सेस में है एसिडिक मीडियम के अंदर। क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाटर रिलीज हो जाएगा और बना देगा CH3CH OC2H5 OC2H5। हेमी एसिटल से फॉर्म हो गया है एसिटल का। ये है रिएक्शन, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, एसिटल बना है यहाँ पे आपके पास में, एंड रिएक्शन क्या होगी, तो ये रिएक्शन होगी। क्लियर है। नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। बोला है वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH एंड फिनॉल OH। देखिए दोनों ही एसिड है,
अगर इसने अपना H+ डोनेट किया तो ये बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। एंड फिनॉल की बात करें अगर हम OH, इसने H+ आयन डोनेट किया तो ये बनाएगा फिनॉक्साइड आयन O माइनस। क्लियर है? वहाँ रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है, बट फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? तो देखिए, जब इसमें रेजोनेंस होगा ये नेगेटिव यहाँ आएगा और ये इधर ऑक्सीजन पे जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनी? CO माइनस, CO माइनस और ये डबल बॉन्ड O, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। इसके अंदर अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा। डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन। ठीक है, हुआ क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है वो सेम एटम पर कर रहा है और हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट पर कर रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, नेगेटिव चार्ज कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के ऊपर अनस्टेबल होते हैं, बट मोर रिएक्टिव एलिमेंट के ऊपर ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसी वजह से ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो कम स्टेबल हो गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया है। तो इसी वजह से यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है देन फिनॉल। एक रीज़न और ये भी है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके अंदर जब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पर ही मूव कर रहा है, सेम एलिमेंट पर, तो इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट फिनॉल में क्या हो रहा है, एक बार ऑक्सीजन पे, फिर कार्बन पे, अगेन कार्बन, देन वापस ऑक्सीजन, तो एटम चेंज हो रहा है, इसे बोलते हैं हम नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इक्विवेलेंट ज़्यादा स्टेबल है नॉन इक्विवेलेंट के कंपैरिजन में, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है देन फिनॉल। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं सी पार्ट पर। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स CH3MgBr। CH3MgBr इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए, सबसे फर्स्ट दिया है CH3 C डबल बॉन्ड OH, सेकेंड गिवन है CH3 का होल 3 C डबल बॉन्ड O CH3, नेक्स्ट गिवन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। हमें बताना है रिएक्टिविटी। देखिए, जो CH3MgBr है, CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये किस टाइप की रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हमने आगे भी किया है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने के लिए न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है। न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस एक हाइड्रोजन, यहाँ बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ इसके कंपैरिजन में कम है। तो हम ऑर्डर की बात करें कि स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम किस में है, तो ए में सबसे कम, फिर सी में, फिर बी में। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर हो गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि ए का स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम, बी का सबसे ज़्यादा। तो ये हो गया है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। रिएक्टिविटी की ए की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, देन बी, देन ए सबसे ज़्यादा, देन सी, देन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। प्रोपेनल क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एंड प्रोपेनॉन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए, जो प्रोपेनॉन है ये देता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, I2 प्लस NaOH के साथ। आयोडोफॉर्म टेस्ट दे करके ये बना देगा CH3 आयोडोफॉर्म प्लस CH3 C डबल बॉन्ड ONA। येलो कलर के क्रिस्टल्स बन जाएंगे, बट ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो इस तरीके से हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके अलावा ये टॉलेंस टेस्ट देता है,
ये एसिटाल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देता है, लेकिन ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देता। तो यहाँ पर आपको दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए कोई केमिकल टेस्ट लिखना था, दोनों में से जो भी लिखा है करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, और में दिया है राइट द मेन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। सबसे पहला दिया है AgNH3 का होल 2 प्लस, मतलब ये क्या है आपका टॉलेंस रिएजेंट है। टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है? टॉलेंस रिएजेंट का काम होता है कि जो आपका एल्डिहाइड है उसको ऑक्सीडाइज करना, बट कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करना। तो कीटोन वाला ग्रुप एज इट इज रहेगा और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा ये COO माइनस में, प्लस Ag प्लस अमोनिया H2O ये बाहर निकल जाएंगे। क्लियर? यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है आपके COOH, इसमें आपको दिया है ये जो NH है ये CO के साथ में रेजोनेंस में जा रहा है, तो इसको आप उल्टा कर दीजिए, H2NH COO NH2। क्या हो जाएगा? यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा एंड प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये CH_N NH COO NH2। प्रोडक्ट बताना था आपको, ये प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केस बेस्ड क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आया है बायोमोलिक्यूल से। क्या पूछा है? सबसे पहले पूछा गया है कि द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल अमीन, व्हाट डज इट इंडिकेट। हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है पेंटा एसीटेट, तो इसका रीज़न क्या इंडिकेट कर रहा है ये? तो जो ये पेंटा एसीटेट है ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज इसके पास में CHO ग्रुप एब्सेंट है। ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। 1 मार्क का क्वेश्चन था, आंसर ये दे देंगे आप कि एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप। क्लियर? बी बोल रहा है वाई कांट विटामिन C बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। हम क्यों विटामिन C को हमारी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते? क्योंकि जो विटामिन C है ये वाटर सॉल्यूबल विटामिन है, ये वाटर सॉल्यूबल, और जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। इसी वजह से हम इनको हमारी बॉडी में स्टोर नहीं करते, हो ही नहीं सकता है ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर। क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन बतानी है। सबसे पहला है पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज क्या होते हैं? जब भी दो अमीनो एसिड जो होते हैं, अमीनो एसिड्स के 2 ग्रुप ले लिए जाए और उन दोनों ग्रुप्स में एक के अंदर COOH ग्रुप और एक का NH2 ग्रुप मिल करके जब वाटर को रिलीज करता है, उस टाइम पर जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। देखिए COOH प्लस H2N, यहाँ से निकल जाएगा वाटर, यहाँ से निकल जाएगा वाटर, एक हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ में रह जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल निकलने के बाद इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को बोलते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? नेक्स्ट है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होता है? डीनेचुरेशन प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन होता है। प्रोटीन्स की जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स होती है, क्या करवा दिया जाए कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर को आप ऐसी कंडीशन दे दें, मतलब उसका pH चेंज कर दें, टेम्परेचर बदल दें। इन कंडीशन में जब उनकी रिंग्स खुलने लग जाती है, जो उनकी कॉइलिंग है वो ओपन होने लग जाएगी, मतलब प्रोटीन जो है वो खुलने लग जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। ये या तो pH चेंज करने पर, टेम्परेचर चेंज करने पर, या उसके अंदर कोई सॉल्ट पार्टिकल्स कुछ ऐड करने पर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर में, टर्शियरी सेकेंडरी में, सेकेंडरी प्राइमरी स्ट्रक्चर में पूरी उसकी कॉइलिंग ओपन हो जाएगी। देन उस कंडीशन को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, और में गिवन है, फर्स्ट दिया है एनोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं? तो एनोमर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, जब कार्बोहाइड्रेट्स में किसी भी मोनोसेकेराइड को अगर हम उसकी साइक्लिक फॉर्म में ले जाएं,
ये साइक्लिक फॉर्म में अगर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो इस साइक्लिक फॉर्म के अंदर क्या होता है कि जो OH ग्रुप है अगर वो राइट हैंड साइड हो, OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड है तो इसे हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, एंड OH ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो इसे बोला जाता है बीटा डी ग्लूकोज। तो कार्बन नंबर 1 पर जब इसकी 2 पोजीशन हो जाए अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा और बीटा फॉर्म ही होती है एनोमेरिक फॉर्म, जो कि डिफर करती है कार्बन 1 को OH के बेसिस पर कि OH किस पोजीशन पे लगा है, किस साइड लगा है, राइट में लगा है तो अल्फा, लेफ्ट में लगा है तो बीटा, इसी को बोला जाता है एनोमर्स। देन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है? तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज 2 मोनोसैकेराइड या 2 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड को जब लिंक किया जाता है, जब उन दोनों को ऐड किया जाता है तो उस केस में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और दोनों ऐड हो जाते हैं ऑक्सीजन से। इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होता है 2 मोनोसैकेराइड से डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन किया जाता है थ्रू ग्लाइकोसिडिक linkage. Clear? Next, section E. Account for the following. First बोल रहा है E0 value of Mn3 plus Mn2 plus couple is much more positive than that of chromium 3 plus chromium 2 plus. देखिए Mn3 plus से Mn2 plus एंड क्रोमियम 3 प्लस से क्रोमियम 2 प्लस, ठीक है। Mn3 प्लस का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे बचता है D4 और Mn2 प्लस है D5। क्रोमियम 3 प्लस क्या है? क्रोमियम 3 प्लस मतलब क्रोमियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, D5S1 होता है, तो कितना बच गया इसके पास में? D3, और ये कितना हो गया है? D2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं T2G3 Eg0, ये हो गया है T2G2 Eg0। इसकी बात की जाए T2G3 Eg2 Eg1 T2G3 Eg2। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, जब Mn3 प्लस है वो Mn2 प्लस में कन्वर्ट होना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। क्या मिल रही है? हाफ फिल्ड, जो कि स्टेबल होता है। हाफ फिल्ड क्या होती है? स्टेबल होती है। तो ये इसमें कन्वर्ट होना चाहता है, बट क्रोमियम 3 प्लस जो है ऑलरेडी हाफ है। अब ये हाफ फिल्ड से अनस्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होना चाहता है, ये अनस्टेबल नहीं बनना चाहता है। ऑलरेडी ये स्टेबल था, अगर क्रोमियम 3 प्लस को 2 प्लस में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो अनस्टेबल हो रहा है। इसी वजह से इसका जो E0 वैल्यू होता है वो मच मोर पॉजिटिव होता है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर जो बनने वाला Mn2 प्लस है वो हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी होती है। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड पे मूव करते हैं। Scandium 2 plus is colorless, whereas titanium 3 plus is colored in aqueous solution. Scandium 3 plus का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपको नोबल गैस मिलेगी। D0 है, S0 है, 3D0 4S0, एंड टाइटेनियम 3 प्लस के अंदर आर्गन 3D1 है। मतलब स्कैंडियम के अंदर D इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, D इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है। अगर D इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर D के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसकी वजह से यहाँ क्या हो जाएगा? DD ट्रांजिशन हो जाएगा। और अगर DD ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन होने पर वो कंपाउंड कलर्ड होता है, लेकिन ट्रांजिशन नहीं होने पर ये कलरलेस होगा। क्लियर है? नेक्स्ट बोल रहा है एक्टिनोइड शोज वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्टिनोइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा क्यों होती है? तो एक्टिनोइड्स के अंदर आपके पास मिलता है 5F 6D एंड 7S। 5F
6d एंड 7s, ये ऑर्बिटल्स मिलते हैं। इन ऑर्बिटल्स की एनर्जीज जो होती है वो लगभग सेम है। अगर एनर्जीज कंपैरेटिवली सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, निकल सकते हैं इजीली। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो रीज़न क्या हो गया, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जीज कंपैरेबल है, इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम MnO2। MnO2 से KMnO4 की प्रिपरेशन बतानी है आपको। 3MnO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस गिव्स 2MnO2 माइनस प्लस MnO2 प्लस 2H2O। डायरेक्ट NCERT की है, इक्वेशन लर्न करनी है एंड देन आंसर बताना था ना। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। और में पूछा गया है ट्रांजिशन मेटल्स फ्रॉम एलॉय। ट्रांजिशन मेटल्स एलॉय क्यों बनाते हैं? तो ट्रांजिशन मेटल्स के जो ऑर्बिट एटम्स है उनकी साइज़ क्या होती है, अप्रॉक्स सिमिलर होती है। उनकी साइज़ अप्रॉक्स सिमिलर होती है। सिमिलर साइज़ होने की वजह से जो एटम्स है वो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाएंगे एंड सॉलिड फॉर्म बना देते हैं। वही सॉलिड फॉर्म क्या होता है, एलॉय होता है। ठीक है। Ce4 प्लस इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए Ce4 प्लस Ce3 प्लस के अंदर ज़्यादा स्टेबल होता है। सेरियम जो है वो 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है। तो ये 4 प्लस से जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाएगा तो ये 3 प्लस में कन्वर्ट हो गया, मतलब हम उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये किसकी जैसे बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है, बिकॉज Ce3 प्लस इज मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। Ce3 प्लस ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए वो उसमें कन्वर्ट होना चाह रहा है, तभी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट बोला है राइट वन सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। देखिए सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में सेम तो ये है कि लैंथेनॉइड हो या एक्टिनॉइड हो, इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +3 होती है। दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि लैंथेनॉइड्स जो होते हैं सभी वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। सभी लैंथेनॉइड्स नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट PM। इसको छोड़ करके बाकी सभी रेडियो एक्टिव, कोई भी और रेडियो एक्टिव नहीं होता है, सभी नॉन रेडियो एक्टिव है। लेकिन एक्टिनॉइड्स जो होते हैं सारे के सारे एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं। क्लियर है? तो लैंथेनॉइड्स नॉन रेडियो एक्टिव है, एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव है, एक एक्सेप्शन है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया है। नेक्स्ट बोला गया है कंप्लीट द फॉलोइंग आयोनिक इक्वेशन। क्या हो रहा है, Cr2O7 2 माइनस प्लस 2OH माइनस किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा CrO4 माइनस प्लस H2O में, जो कि येलो कलर का है, जो कि येलो कलर का होता है। यहाँ पे क्या होता है, एसिड और बेसिक मीडियम में, ये बेसिक मीडियम की रिएक्शन है, डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट होता है, और एसिडिक मीडियम में क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करते हैं, गिव रीजन एनिलीन on nitration gives good amount of meta nitroaniline through NH2 group is ortho para directing in electrophilic substitution reaction। देखिए यहाँ पे जो एनिलीन है, जब आप इसका नाइट्रेशन करवाते हैं तो नाइट्रेशन करवाने के लिए हम देते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। उस केस में क्या हो जाता है, ये एसिडिक है, एसिडिक मीडियम बेसिक को मिलता है, तो ये पहले तो कन्वर्ट हो जाता है किस में, ये कन्वर्ट हो जाता है NH3 प्लस में, एनिलीनियम आयन में। ये जो एनिलीनियम आयन है ये -M ग्रुप शो करता है, मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये
मेटा डायरेक्टिंग हो जाते हैं। मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से अब इसका नाइट्रेशन करवाते हैं हम, तो यहाँ पर आपको मेटा नाइट्रो एनिलीन मिलता है जो कि 47 अच्छा परसेंटेज 47% अमाउंट में मिलता है। साथ ही साथ ऑर्थो एंड पैरा तो मिल ही रहे हैं, बट यहाँ पर आपको मेटा वाला प्रोडक्ट भी मिलता है ड्यू टू एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन के बनने की वजह से एनिलीनियम आयन एसिड और बेस की रिएक्शन से बन रहा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मेटा पोजीशन पे जाके आपका ये मेटा वाला प्रोडक्ट बना देता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं CH3 होल टू NH इज मोर बेसिक। CH3NH CH3 CH3N CH3 CH3 ये ज़्यादा बेसिक है 3 डिग्री से। देखो क्यों? पहली चीज़, अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो यहाँ पर जितने ज़्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो ये ज़्यादा होना चाहिए था। बट स्टेरिक हिंड्रेंस की बात की जाए तो यहाँ पे 3-3 बल्की ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप 3-3 बल्की ग्रुप है, यहाँ पे 2 ही बल्की ग्रुप है। जितना ज़्यादा बल्की ग्रुप है ये नाइट्रोजन को लोन पेयर डोनेट करने ही नहीं देगा, यहाँ से नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा। इसी वजह से डाईमिथाइल अमाइन जो होता है वो मोर बेसिक होता है ट्राईमिथाइल अमाइन की वजह से ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। इसी वजह से यहाँ पर एक्वस मीडियम में वाटर जल्दी से इसके पास आकर के अटैक करेगा एंड ये अपने लोन पेयर्स को डोनेट कर देंगे। तो यहाँ रीजन क्या क्या लगते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड एक्वस मीडियम में हो रहा है तो सॉल्वेशन इफेक्ट। तो इन्हीं सभी को कंक्लूड करते हुए डाईमिथाइल अमाइन जो होता है वो मोर बेसिक होता है ट्राईमिथाइल के कंपैरिजन में। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पे मूव करते हैं। थर्ड बोल रहा है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज नॉट ए गुड मेथड टू प्रिपेयर प्योर अमाइंस। देखिए, आपने लिया है एक RX, इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई, क्या बना देगा ये? RNH2। अभी इसके पास हाइड्रोजन है, RX वापस आया, क्या बनाया? RNHR, एक और हाइड्रोजन, RX क्या बना देगा? RNRR। अभी भी क्या है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, लोन पेयर है तो ये RX को दे देगा और बना देगा R4N+X- सॉल्ट। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन एंड क्वाटरनरी अमाइन अमोनियम सॉल्ट या अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर इन सभी का मिक्सचर बनता है। अमोनोलिसिस प्रोसेस के अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री सभी का मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है और इस मिक्सचर में से 1 डिग्री को सेपरेट करना मुश्किल काम है। 1 डिग्री को सेपरेट नहीं किया जा सकता, इसीलिए अमोनोलिसिस एक अच्छा प्रोसेस नहीं होता है 1 डिग्री अमाइन को बनाने के लिए। क्लियर? देन मूव करते हैं नेक्स्ट थर्ड। फर्स्ट बोल रहा है इसके अंदर कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट क्या होता है? 1 डिग्री अमाइन CH3NH2 की रिएक्शन करवा दे अगर हम CHCl3 के साथ क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ में, तो यहाँ से क्या बन जाता है? CH3NC आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ क्या होता है? आइसोसाइनाइड साथ में यहाँ पे 3KCl प्लस 3H2O रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, तो साथ में यहाँ पे और भी कुछ बनता है, बट आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है जिसकी बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल आती है, जिसकी वजह से पता चलता है कि 1 डिग्री अमाइन ने रिएक्शन कर दी है क्लोरोफॉर्म के साथ। ये सिर्फ 1 डिग्री में ही होता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस ये रिएक्शन नहीं देते हैं। फॉर्म होता है आइसोसाइनाइड का अनप्लीजेंट स्मेल, फॉल लाइक स्मेल। ओके, सेकेंड है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। देखिए, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में क्या होता है? हम लेते हैं थैलेमाइड। थैलेमाइड क्या है? थैलेमाइड, इसकी रिएक्शन करवा दें KOH के साथ, क्या हो जाएगा? यहाँ से KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाए तो C डबल बॉन्ड O N के वाटर निकल जाएगा, N K बन जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसके अंदर हम ले लेते हैं एक एल्काइल हैलाइड RX लिया है। ये RX क्या करेगा, यहाँ से C डबल बॉन्ड O N, देखिए KX रिलीज हो जाएगा, KX निकल गया और यहाँ बना दिया R। नेक्स्ट स्टेप में NaOH ऐड कर दो बेस, वो क्या करेगा, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा, इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को ब्रेक करवा देगा और क्या बना देगा, यहाँ से C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस O माइनस Na+, साथ में जो ये हाइड्रोजन थे वो दोनों साइड लग जाएंगे और बना देगा RNH2 1 डिग्री अमाइन। तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में भी 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर एरोमेटिक अमाइंस का फॉर्मेशन नहीं होता, एरोमेटिक अमाइंस नहीं बनते हैं, एलिफैटिक ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हमने RX की जगह ARX लिया होता तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी कंडीशन में देता ही नहीं है। नॉर्मल कंडीशन रूम टेम्परेचर पर वहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस होने लग जाता है। इसी वजह से एरोमेटिक अमाइंस नहीं देते हैं, एलिफैटिक अमाइन देते हैं। ये था गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस एंड कार्बाइल अमाइन टेस्ट, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इसी में और में गिवन है आपको सबसे पहला केमिकल इक्वेशन गिवन है, ABC क्या बनेंगे देखते हैं। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है N2 प्लस Cl माइनस डाईएजोटाइजेशन सॉल्ट, इसकी रिएक्शन CuCN के साथ करवाओगे, वो क्या बना देगा, बेंजीन के ऊपर Cn लगा देगा। नेक्स्ट, वाटर के साथ रिएक्शन करवाई है, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस करवाया हुआ है, हाइड्रोलिसिस करवाने पर ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड में। देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N को अगर हम ब्रेक करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बेंजोइक एसिड फिर NH3 के साथ रिएक्ट करता है, अमोनिया गैस पास करवाई जाती है, हीट किया जाता है, तो यहाँ से वाटर रिलीज हो गया, वाटर रिलीज हो जाएगा और क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड, ठीक है, बेंजामाइड। क्लियर है? ये फॉर्म हो गया है ABC। सेकेंड रिएक्शन गिवन है NO2, इसकी रिएक्शन करवाई हुई है FeHCl के साथ। FeHCl का काम क्या होता है, ये रिड्यूसिंग ये रिडक्शन का काम करवाता है, NO2 का रिड्यूस करवा देगा ये NH2 में, एनिलीन बना देगा, ये नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में कन्वर्ट हो गया है। देन सेकंड बोला है NaNO2 प्लस HCl, क्या हो गया ये डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में और बना देगा ये N2 प्लस Cl माइनस। और नेक्स्ट स्टेप में बोला है C2H5OH के साथ रिएक्शन करवा दी जाए, तो ये इसको हटा के इसकी जगह पे हाइड्रोजन लगा देगा, बेंजीन का फॉर्मेशन। क्लियर है? नेक्स्ट बोला है वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो अ फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता। देखिए एनिलीन है NH2 ग्रुप, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करवानी हमें CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करवाते हैं। एनिलीन होता है बेसिक नेचर का, एनिलीन होता है बेसिक नेचर का, AlCl3 है एसिडिक नेचर का। तो यहाँ क्या हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है NH2 प्लस AlCl3 माइनस, सॉल्ट बन गया। हमें बनाना कुछ और था, बन कुछ और गया। इसी वजह से एनिलीन जो होता है वो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, चाहे फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो या एसाइलेशन हो, दोनों ही टाइप की रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि ये बेस और एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, उसकी वजह से सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, C2H5OH, C2H5NH2, C2H5N, C2H5, C2H5। देखिए यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा जल्दी
हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जितना इजीली बनाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर? इसमें बात करें तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ पे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छा नहीं बनाएगा, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए बी सी। क्लियर? देन मूव करते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कैलकुलेटिव पार्ट दिया है। कंडक्टिविटी ऑफ 2 × 10⁻³ मोलर मिथेनोइक एसिड इज 8 × 10⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ लैम्डा नॉट m फॉर मिथेनोइक एसिड इज 404। देखिए क्या क्या निकालना है हमें। सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कप्पा कितना दिया है? कप्पा गिवन है आपको 8 × 10⁻⁻5 × 1000 अपॉन मोलैरिटी गिवन है 2 × 10⁻³ कितना हो जाएगा ये? 4। तो ये आ गया है आपके पास 40। ये हो गया है 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर? एंड देन बोला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा m0। लैम्डा m आया है हमारा 40 एंड इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे दिया हुआ है 404। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स 0.99 के अराउंड कुछ आएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सेकंड कहा है कैलकुलेट द डेल्टा Z0 एंड log Kc फॉर द रिएक्शन। ओके, इस रिएक्शन के लिए अगर हम ई सेल लिखें तो ई सेल क्या हो जाएगा? E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Kc। ठीक है, ई सेल 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं E0 सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n log Kc। log Kc आपको कैलकुलेट करना है तो log Kc इज इक्वल्स टू n E0 सेल अपॉन 0.0591। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है? n कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है? 2 का, तो 2 इंटू E0 सेल हमें निकालना है। अब देखिए ये निकल से निकल 2+ जो बन रहा है ये है आपके पास क्या? एनोड। ये बना रहा है एनोड और ये बना रहा है कैथोड। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर होता है रिडक्शन। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। निकल 2+ से निकल, ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ऑक्सीडेशन नहीं है, तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट 0.25। एंड ये Ag2+ से Ag में कन्वर्ट हो रहा है, Ag2+ से Ag में कन्वर्ट हो रहा है अगर ये, तो यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन ही हो रहा है और कैथोड पर रिडक्शन ही होता है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो E0 सेल कैसे निकाल लेंगे? E0 सेल इज इक्वल्स टू कैथोड प्लस E0 एनोड। कैथोड का होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का होना चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 0.80 प्लस एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है जो कि हमने लिख दिया है प्लस 0.25। रिडक्शन गिवन था उसको ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर दिया है। ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? ये 1.05 वोल्ट, ये आ गया आपके पास E0 सेल। 1.05 अपॉन 0.0591 ये है आपके पास में क्या? तो इसकी वैल्यू आएगी 35.59। तो यहाँ से हो गया है log Kc इज इक्वल्स टू 35.59। हमें Kc निकालना है, मतलब एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग 35.59। एंटी लॉग कैसे लेते हैं? तो Kc इज इक्वल्स टू आगे वाला तो पावर में चला जाएगा
और पीछे वाला किसका होता है, तो 0.6 होता है 4 का, तो 0.59 हो जाएगा लगभग 3.9 का। तो ये आ गया है आपके पास केसी की वैल्यू 3.9 इंटू 10 की पावर माइनस 35। इसको सही से अरेंज कर दे अगर, तो 3.9 इंटू 10 की पावर 35, ये है केसी। क्लियर। नेक्स्ट बोला है डेल्टा जी नॉट, तो यहाँ से डेल्टा जी आ जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन कितना था 2 है, एफ है 96500, ई नॉट सेल अभी हमने निकाला था जो आया था 1.05। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपके पास में -202.650, जूल में ले लें 202.650 किलो जूल। ये है आपका डेल्टा जी नॉट, ये आया है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू। तो यहाँ ख़त्म होते हैं आपके पूरा बोर्ड का पेपर। 35 क्वेश्चंस कंप्लीट है। तो ये सॉल्यूशन थे इनके, एक बार आप इन्हें देख लें आपने क्या क्या किया है। एंड थैंक यू सो मच।